ओबीसी की जातियां ऐसे करते थे। हमारे साथ कि हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, शादियां होती हैं, तो हम उनके यहाँ खाना नहीं खाते। हमारे यहाँ उनके अलग से खाने की व्यवस्था की जाती है। जो मजबूत जातियां हैं वही जातिवाद कर सकता है, जो कमजोर जाति के लोग होते हैं जातिवाद नहीं कर सकता। चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे मायावती जी, नेता जरूर रहे वो लोग, लेकिन नेतृत्व वहां कोई और कर रहा था। मैं कहता हूँ ठीक है, भूमियार सवन पंडित से हम कुंठित दिमाग से बात करते हैं, कहीं न कहीं हम जो कुंठित दिमाग के लोग हैं ना, अपने आप को उस सोच से बाहर नहीं कर पाते। 90 रोटी जनरल कैटेगरी के पास है और 10 रोटी में SC ST OBC है, तो ओवर रिप्रेजेंटेशन आप SC ST OBC को कैसे दोषी दे सकते कि हम जो 1950 से आपने मुझे फांसी पे रखा, वो मुझे वापस करो। अगर वो हमें वापस होता तो हमारे भी 200-300 IAS होते हमारे समाज के। सत्ता में जब तक नहीं बैठेंगे, सदन में नहीं जाएंगे, हमारी आवाज कौन उठाएगा? 20 समुद्र में एयर ड्रॉप कर दिया जाए ना, तो अब जीवन बचाने के लिए मगरमच्छ से भी लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। इस देश में शोषित वंचित समाज के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी में कलम की सदी है, कलम का युग है, और वो तमाम लोग जिनको हाशिए पर रखा गया, जब उनकी नस्लें, उनके युवा, उनके उद्योगपति, उनके सामाजिक कार्यकर्ता समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और समाज को सचेत भी कर रहे हैं। ऐसे ही बिहार की एक खास शख्सियत मेरे साथ हैं, IP गुप्ता नाम है इनका। आप सब लोग जानते हैं, लगातार अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोग पहले अति पिछड़े समाज में थे, फिर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाला गया और उसके बाद फिर से अब इनको अति पिछड़े में कर दिया गया। ये SC में जाने की मांग कर रहे हैं। इसी पर समझेंगे, बात करेंगे ऐसे वक्त में जब रिजर्वेशन खत्म हो रहा है तो समाज कितना जागरूक है और जिन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। एक धारणा ये भी फैलाई जा रही है, जैसे अभी SC ST का वर्गीकरण कर दिया गया, OBC में क्रीमी लेयर है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको बात करनी पड़ेगी कि आखिर जो वर्गीकरण को लेकर जो बंटवारा चल रहा है उस पर क्या राय है, और OBC में जो समाज है उसकी क्या राय है, और SC में जाने की वजह क्या है। लेकिन ओवरऑल मैं बात ये भी करूंगा कि आखिर रिजर्वेशन का होगा क्या। गुप्ता जी, नेशनल दस्तक पर स्वागत है आपका, और आप लगातार बिहार में अपने समाज का आंदोलन चला रहे हैं। पहले तो बताइए कि कितनी जनसंख्या है, जाति जनगणना भी हो चुकी है बिहार में, तो वो भी पूछने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि अब तो आंकड़ा आ चुका है। कितनी जनसंख्या है और अभी सोशली और इकोनॉमिकली समाज की स्थिति क्या है? ये थैंक यू वेरी मच शंभू जी। अभी तो जो जनसंख्या निकल के आई है, जो सर्वे हुआ है, वो 24 लाख, ऑलमोस्ट 1.75% हम लोग पूरे बिहार में हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि हम 80 लाख हैं पूरे बिहार में। अब ये कम क्यों हुआ, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं सरकार, पहले तो हमारी संख्या गिनी ही नहीं गई। आज़ादी के बाद आज तक किसी भी डाटा में 1931 की जनगणना हम लोग देखते थे, 6,24,000 समथिंग हम लोग उसमें थे, और उसमें तांती ततवा कहे जाने वाले की जनसंख्या हुई। लेकिन हमारी जो जाति हैं बिहार में 38 जिलों में अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। शर्मा है, वर्मा है, दास है, महतो है, ये सारे टाइटल जितने भी हैं वो सारे हमारे जाति में लगाए जाते हैं। तो हम अभी 24 लाख हैं, और हमारी जो, हमको लगता है कि हमारी जो शैक्षणिक स्थिति होगी पूरे बिहार में 3% से ज़्यादा नहीं है। और हमारे जाति में आज तक अभी तक सिर्फ 3 IAS हुए हैं बिहार से। तो देश भर में रिप्रेजेंटेशन है आपके समाज? नहीं, हमारे 1978 से, जब से आज़ाद हुई है देश, 78 वर्षों में 5 समाज का, ना कोई ये तांती तत्वा 5 समाज का, ना कोई MP हुआ है, ना आज तक ना कोई MLA हुआ है। MLC लालू जी ने बनाया था 1992 के आसपास में इनको। और जातिगत पेशा क्या कर बनाया गया था इनके लिए? देखिए, अंग्रेजों के जब बेसिकली हम लोग बुनकर हैं। आप ये कहिए कि जिनको कबीर को भी इसी तरह से कहा गया कि वो, नहीं, ऐसे हम कहें अगर हम लोग हिंदू जो लाए, ऐसे अगर आप कहें हिंदू जो लाए, लेकिन जब अंग्रेज काम क्या करते थे वो बुनकर। ये जो रेशम का उद्योग है, मतलब मेहनत कश। अभी भी अगर भागलपुर में, भागलपुर हो या बनारस हो, तो हमारे लोग ही बना रहे हैं वहाँ पे। अभी भी आप जाइए तो घर घर में मशीनें, हैंडलूम की मशीनें हैं अभी है। अच्छा, लोग काम कर रहे हैं अभी भी, लेकिन सीमित हो गया। भागलपुर में है, मार्केट नहीं है उनके पास, गया में है, बस इतने। अच्छा, बुनकर तो हैं, तो क्या उसमें कोई ऐसे लोग हैं जो शोरूम चलाते हो, रेशम का काम शोरूम में तब्दील किया हो? ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो लोग सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे दुकान तो भागलपुर में है, लेकिन ये एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उस क्वालिटी को बनाते हैं। लेकिन ये भागलपुर और कुछ हद तक बनारस तक सीमित हैं ये लोग।
बिहार में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन शोरूम्स नहीं है उनके पास अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर एक्सपोर्ट रहा है। है, मटेरियल जो बन रहा है एक्सपोर्ट तो है, उसका इंपोर्ट वाली बात नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं लोग। लेकिन अभी हम लोग लार्जर 99% हम लोग लार्ज मार्बल मिस्त्री हैं तो राज मिस्त्री हैं। ओह, अभी आप दिल्ली में जाइए, कहीं अगर कोई काम कर रहा हो मार्बल को पूछिए तो बता देगा हम बिहार के। राज मिस्त्री कहीं कोई कर रहा है बाहर में तो बता देगा। 3 IAS हुए हैं अभी तक। 3 IAS ये हालात। लेकिन जब 2015 में हमको नीतीश जी ने दिया, उसी के बाद 3 IAS हुए, रिजर्वेशन लेने के बाद। रिजर्वेशन लेने के बाद। उसके पहले तो IAS ही नहीं हुए, एक हुए। अभी आप लोग अति पिछड़े में हैं। अभी अति पिछड़े में, एनेक्सर 2, नेक्सर 1। एनेक्सर 1। तो अति पिछड़े में आने के बाद 3 IAS बने हैं। नहीं, रिजर्वेशन में आने के बाद 3 IAS बने थे। हाँ, मतलब रिजर्वेशन कोटा में आने के बाद हाँ, हम लोग 3 बने थे। तो कब से रिजर्वेशन में इंक्लूड हुए? एक्चुअली वो 2015 में 1 जुलाई 2015 में नीतीश जी ने ये माना था। बेसिकली बिहार में एक पान जाति है जो 1950 से अति अनुसूचित जाति में है, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे भाई कि हम अनुसूचित जाति में हैं 1950 से, आप मुझे दीजिए। तीनों ने एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, एथनोग्राफी कराया, और उसके आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इन्होंने माना, एक दर्जा दिया उन्होंने। अच्छा, एक ऐसा लगता है ना जैसे पान समाज कहने का मतलब कि जैसे पान के कारोबार में हो, जैसे चौरसिया समाज के। हाँ, कोई जानता नहीं था कि पान होता तो क्या। अभी 3% एजुकेशन की स्थिति है ओवरऑल बिहार की बात। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं तो पूरा देश में, पूरा बिहार घूम रहा हूँ। अगर आप जाएंगे, हमारे महिलाओं को देखेंगे तो लगता है कि महीनों महीने से उनके कपड़े से आवाज होगा कि वो नहा। आप तो बड़ी बड़ी रैलियां कर, अभी आपने मोतिहारी में कब से कैंपेन चला रहे हैं और क्या आगे की योजना है? देखिए, मैंने वहाँ को रथम पान है एक आंदोलन को शुरुआत किया है रिजर्वेशन के लिए, और हमने 6 अक्टूबर को शुरुआत की थी पश्चिम चंपारण से, भितिहरवा से, और मैंने पूरे बिहार को 9 क्लस्टर में बांटा है। और पहला क्लस्टर जिसमें कि गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सिवान और छपरा थे, उस क्लस्टरों में एक क्लस्टर जिला होता है जहाँ हम लोग रैली करते हैं, और रथ, हमारा आंदोलन रथ चलता है पूरे जिला में, और फिर हम एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो हमने 27 अक्टूबर को मोतिहारी में किया, और 10 नवंबर को हम मुजफ्फरपुर में करने जा रहे हैं, 17 नवंबर को हम जयनगर मधुबनी में हैं रैली, और फिर 24 नवंबर को दरभंगा में। उसी तरह रोहतास, भागलपुर, बढ़ते हुए 23 मार्च 2025 को हम लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे। फिर यहाँ से कब है गांधी मैदान में? 23 मार्च 2025। 25 को, 23 मार्च को। हाँ, तब तक मैं पूरा बिहार घूम लेंगे आप? घूम लेंगे। लेकिन बिहार में तो बहुत सारे लोग को इतना मीडिया हाइप मिलता है, आप लोग को अभी भी मीडिया जो है वो उस तरह से कवरेज नहीं कर रही। देखिए, जो समाज 78 वर्षों से हाशिए पे रहा हो, एक ऐसा समाज जो अनुसूचित जाति में 1950 है और 2015 में देते हैं, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, MLA का टिकट तक आपने नहीं दिया, MP का टिकट नहीं दिया। मैं सिर्फ ये नहीं कहता सरकार का दोष, हमारे जो लोग 40-50 वर्षों से राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह की राजनीति उन्होंने नहीं की, उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, या उस लायक की राजनीति नहीं की जिससे उनको टिकट मिले या देने की, मांगने की क्षमता भी हो। डेवलप नहीं किया लोगों ने। नौकरी में है कुछ लोग, मान लीजिए IAS नहीं है तो रेलवे हो, बैंक हो, इसमें क्या मतलब एकदम 3% ही एजुकेशन है अभी। देखिए, हमारे बहुत गाहे बेगाहे, अभी मैं गया था, एक गांव है पश्चिम चंपारण में, वहाँ 3000 आबादी है, एक ही शिक्षक है, और 2015 में एक लड़का मेट्रिकुलेशन किया था, और अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक शिक्षक है 3000 की आबादी में। कैसे इंजीनियर बने? देखिए, मेरे बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरे पिताजी तो राजमिस्त्री थे। हम लोग, आपका जिला कौन सा हुआ? गिरिडीह जिला? जमुई। अच्छा, जमुई। पापा राजमिस्त्री थे। हम लोग 8 भाई बहन, 5 भाई, 3, हम लोग खाने के पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन मैं बचपन से पढ़ने में तेज था, और हमेशा मुझे विद्रोही किस्म का है। मुझे लगा कि मैं हमेशा एक बात था कि मैं गरीब जरूर पैदा हुआ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। और बचपन से जब मैं किसी को काम करते देखता, मुझे डर लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बाबूजी की तरह उतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, और बचपन से ही ठाना था। और जब मैं कभी कभी देखता कि बाबूजी किस तरह से कभी कभी उनको झिड़कते थे लोग, इंजीनियर हो, JE हो, तो मुझे दर्द होता था। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी कहते थे इस बात को, वो मुझे भीतर से खलता था। और मेरे पिताजी कहते थे कि मैं राजमिस्त्री हूँ, लेकिन तुम राजमिस्त्री नहीं बनना, तुम एक इंजीनियर बनना। उनका ये विजन था? ये विजन था।
जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वो मोहल्ला रात को शाम को 5 बजे के बाद एक अलग दुनिया में पहुंच जाता था। और हम लोग, बाबूजी कहते थे, हम लोग दरवाजे बंद करके रहते थे शाम के 5 बजे तक, कि बेवजह झगड़ा ना हो, गाली गलौज ना हो जाए। वो लोग आते थे, ईंटा बरसाते थे हमारे घर पे, तलवारें भांजते थे। और बाबूजी कहते थे रात में कि उसको नहीं पता उन्हें क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त करते थे। और आज मेरा घर सबसे पहले पढ़ा लिखा, और आज पूरे मोहल्ले में कोई दरोगा है, कोई बीपीएससी किया है, कोई टीचर है। पूरा मोहल्ला हमारे वजह से, हमारे बाबूजी की वजह से बदल गया। आज हमारा गांव कभी एक आदमी नौकरी नहीं था, आज मुझे लगता है कि 20-25 लोग तो नौकरी में होंगे, 50 लोग मेरे गांव से। ये जाति व्यवस्था ऐसी है कि जो जिसको लगता है कि हमसे नीची जाति में है तो इन पर दबाव बनाया जाए, वो एकदम पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना दिया है, जाल बुन दिया गया है। देखिए, मुझे याद है कि आपके जात, आप ही के जात की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में जब हम लोग जाते थे पानी, वही बता रहा हूँ, जाति तो ऐसी बनाई गई कि सबको एक नीचे जात दिया गया और वो सब एक दूसरे को लगता है हम लोगों को कुआं पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। और आज भी मैं बड़ा, आज भी मतलब ओबीसी की जातियां ऐसे करते थे। हमारे साथ आज भी, जब मैं भी पश्चिम चंपारण में रथ लेके जा रहा था, तो हमारे लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, शादियां होती हैं, हम उनके यहाँ खाना नहीं खाते, हमारे यहाँ उनके अलग से खाने की व्यवस्था की जाती है। कितनी छुआछूत आज भी पश्चिम चंपारण में, वहाँ जहाँ बापू ने अपनी आंदोलन शुरुआत की थी, उस धरती की बात कर रहा हूँ। और मैं ओबीसी एससी समाज के लिए भी आप अनटचेबल हैं। बिल्कुल अनटचेबल, आज भी यही धारणा है। हाँ, आज भी मैं कर रहा हूँ। जम्मू में ये बात नहीं है, लेकिन मोतिहारी में, बेतिया में मैंने देखा, हमारे लोगों ने बोला। और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मैं किस पायदान पे, आज कौन सा ऐसा जात है बिहार में जिसको बुला के सत्ता के पार्टियों, सत्ता वालों ने उसको MP MLA MLC नहीं बनाया। और हम लोग क्या खा के पैदा हुए कि हम 150, बिहार में 150 ऐसे विधानसभा की सीट हैं जहां हम 5,000 से लेकर 75,000 तक हैं। और हम लोग चाहें तो सत्ता पलट सकते हैं। पान समाज में वो शक्ति है कि हम चाहें तो हमारे बिना। अच्छा, एक बात बताइए, जाति व्यवस्था, तो आप लोग जैसे बिहार में अगर जाति व्यवस्था की बात, जाति कुव्यवस्था की बात करें, वर्ण कुव्यवस्था की बात करें, तो जैसे वाल्मीकि समाज है, जिनको हमारे यहाँ जो महादलित में, हमें तो जाति सूचक शब्द वैसे नाम नहीं ले सकता हूँ, क्या आपके यहाँ उनके साथ भी तो भेदभाव होता है? उनको भी नहीं खाने देते हैं लोग, न बुलाते हैं? जैसे जो माझी जी के समाज के लोग हैं, बिल्कुल, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं यहाँ, उनके यहाँ भी कोई नहीं खाता? नहीं खाता है। उनसे थोड़ा सा बेहतर स्थिति तो हमें है, हम हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि तो ये एक इकोसिस्टम, जाति व्यवस्था जिन्होंने बनाई, वो उन्होंने क्रिएट कर दिया कि तुमसे ऊपर वो है, तुमसे ऊपर वो है, तुमसे ऊपर वो है। बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ, और बाद में ऊपर सब जातिवाद का शिकार है। बिल्कुल सर, जो मजबूत जातियां हैं वही जातिवाद कर सकता है, जो कमजोर जाति के लोग होते हैं जातिवाद नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी, लेकिन आज गांव के बाहर उसकी बस्तियां बसाई जाती है। फिर सोचिए हम कहाँ हैं? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको मिला, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन आज भी नहीं उनका है। एजुकेशन में उसकी कहाँ भागीदारी है? हमारे समाज के लोग, उनके समाज के लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने, आज भी हम पिछड़े हैं, गांव में बसाते, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते, तो उनका लाइफ स्टाइल बदलता। अच्छा, ये बताइए, इस देश में आप इतने मर्मज्ञ भी हैं, इस देश में कौन लोग थे जिन्होंने नौकरी नहीं करने देंगे, कपड़ा नहीं पहनने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखिए, ये रविदास समाज के लोग हों या माझी समाज के लोग, ये तो विक्टिम है ना, इनको तो जो बताया गया का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका है? स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि अगर तुम राजमिस्त्री ही बने रहो। वो तो सबसे ऊपर हैं, वो ये क्या गारंटी है कि उन्होंने शुरुआत की? चलिए ठीक है, जो भी सिस्टम के लोग रहे वही तो लोग थे, सवन ही लोग थे जो सिस्टम में थे, और उन्होंने। लेकिन देखिए ना, जो भी लोग, जो भी SC ST OBC की, जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक नाम दिया, जातियों में हमें बांट दिया गया था, शूद्र और अछूत, संवैधानिक नाम दिया SC ST OBC। तो SC ST OBC के जितने लोग हैं उन सबके साथ जातिवाद होता है जब वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ब्यूरोक्रेसी में ऊपर के पदों पर जाते हैं। लेकिन ये जो गांव वाला जो जातिवाद है, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ मूछ रखने के लिए, बकने के लिए, इसको भी पाटने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, हमको जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेबाक हो जाऊंगा यहाँ पे, जो भी दलित
या अति पिछड़ा से नेता बना है, जिसको हम नेता मानते हैं, लेकिन उसके पीछे एक आदमी है जो नेतृत्व कर रहा है। चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी, चाहे मायावती जी, नेता जरूर रहे वो लोग, लेकिन नेतृत्व वहाँ कोई और कर रहा था, और वही एक वजह है कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। दूसरा चीज़ है कि हमें खुद, मैं अपनी बात करूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, भूमिहार श्रवण पंडित से हम कुंठित दिमाग से बात करते हैं, आईपी गुप्ता क्यों भूमिहार जैसा सोच नहीं सकता, क्यों नहीं, कौन रोक के रखा है? हम ब्राह्मणों जैसा क्यों नहीं सोच सकते, क्यों उनको कंपटीशन में नहीं ला सकते या नहीं जा सकते? कहीं ना कहीं हम जो कुंठित दिमाग के लोग हैं ना, अपने आप को उस सोच से बाहर नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम अपने सोच को उस लेवल पे ले आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम सोचते नहीं। हम क्या करते हैं, हम बंद कमरे में तो बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे जमुई में गोली कांड हुआ, बालू माफिया ने, उसमें 400 राजपूत चले गए हॉस्पिटल, और हमारे यहाँ से गए 4 आदमी। हमको फोन किया, देखिए सब राजपूत आ गया, 400 आ गया, देखिए तो क्या ज्यादती है। मैंने कहा भैया तुमको कौन रोका, तुम भी 600 आ सकते थे, 400 आ सकते थे। यही सोच का फर्क है। लेकिन गुप्ता जी आप हमें बताइए कि अभी आपने जो जाति के जो गांव वाला जातिवाद कहा, खाना खाने वाला, वो तो हम लोगों ने देखा है, जो जिससे ऊपर है उसको एक बार मीडिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आईएएस बनने में, क्या वहाँ भी आपको रविदास समाज के लोग रोकते हैं? या जो जातिवादी मनोभाव, वहाँ इंटरव्यू में तो रविदास समाज के भी लोग नहीं हैं, वहाँ तो कुर्मी समाज के लोग भी नहीं हैं, जो जो क्रीमी पद है, जो मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस नहीं बन पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जमीनें नहीं, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं एक सिस्टम है वहाँ, वो सिस्टम है इंटरव्यू का। अगर मैं कभी एमपी बना ना, तो सबसे पहला मेरा यही होगा कि जो इंटरव्यू में जो नंबर दिए जाते हैं ना, हम क्वालिफाई कर रहे हैं लगातार, उनसे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन रिटेन में ज़्यादा नंबर आता है। हाँ, लेकिन इंटरव्यू में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लोग नहीं बैठते हैं उनके लोग, और हम वहाँ से हमें धकेला जाता है पीछे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो लड़ाई है ना, तो इन्होंने लोगों ने नहीं छीना है, इन्हीं लोगों ने हमारी रिजर्वेशन को बेसिकली छीना है। यही लोग लड़े, इनको लगा कि न्यू एंट्री है, मैं उनको दोष नहीं देता। मैं भी कैसे छीना, मतलब ये तो अभी जो बिहार की जो जाति जनगणना आ गई, उसमें तो ओवर रिप्रेजेंटेशन है नहीं SC ST OBC का, तो जनरल का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, वो मैंने, ये तो खैर ठीक है, एक साजिश है, इस पे भी मैं कहता हूँ कि जब आप महागठबंधन ने करवाया तो नीतीश कुमार जी ने, तो कहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा या रविदास जी का ओवर रिप्रेजेंटेशन तो जनरल कैटेगरी का है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, नहीं ठीक है आप कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी जाति की बात पे लाना चाहता हूँ आपको, कि जब महागठबंधन की सरकार ने सर्वे कराया तो जादवों के जितने उपनाम थे उन्होंने एक ब्रैकेट में रखा, नीतीश कुमार की जातियां जितनी थी उपनाम, उनको एक ब्रैकेट में रखा। जो भी रिप्रेजेंटेशन था, जो सत्ता में लोग थे, भरसक किए, लेकिन हमारे 20-25 उपनामों से जाने जाता है। अगर एक ब्रैकेट में रखते तो हम आ जाते, पासवानों को पीछे छोड़ते। मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम आरक्षण कौन ज्यादा खा रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा ना जिस कम्युनिटी का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब मेरा ये होता है, आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, कि जो लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में, अब मान लीजिए 10 रोटी है, नहीं ठीक है, 10 रोटी में 90 रोटी जनरल कैटेगरी के पास है और 10 रोटी में SC ST OBC है, तो ओवर रिप्रेजेंटेशन आप SC ST OBC को कैसे दोषी दे सकते हैं? मैं उस मामले में उनको दोषी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि जो अभी भी जिस तरह से EWS लाया गया सवर्णों के लिए, उनको एक्स्ट्रा दे दिया गया, और ना ये तो सदियों से चल रहा है। लेकिन हमें, हमारे जो लोग हैं ना, वो जो व्यवस्था है, वो जो कानून है, वो जो सिस्टम है, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन उनका हो जा रहा है या होता रहेगा, जब तक हमारे लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, या जो हम शिखर पे हैं, जब तक उस कारणों पे हैमर आउट नहीं करेंगे, तब तक वो हमेशा रहेगा, 100 वर्ष। आपको लगता है कि इंटरव्यू में कोई SC समाज का आदमी इंटरव्यू वोट पैनल में होगा तो वो का नंबर काट लेगा? नहीं, प्रेजेंटेशन वहां ज्यादा होना चाहिए हमारे लोगों को। नहीं, मैं मान लीजिए आपका नहीं है, आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर पैनल में कोई SC ST OBC है तो वो भी नंबर काटता है? नहीं, वो नहीं काटेगा, मैं उनकी बात नहीं करूँ, मैं वो नहीं काटेंगे। लेकिन अभी भी अगर वहाँ 5 का बोर्ड है ना, एक ही हो सकता है SC या OBC वाले, बाकी 4 तो वही लोग होते हैं। तो फिर आपकी लड़ाई सत्ता में भागीदारी की है या ये गांव वाला जो सामाजिक कुरीतियां? नहीं, हमारी जो लड़ाई विशुद्ध है कि हम 1950 से हम रिजर्वेशन में हैं 5, तो 2 डिसाइड करो, एक
कि पान कौन है, अगर पान नहीं है तो वो कौन है, उसका एक प्रक्रिया निकालो कि हमारे ही गांव में एक पान है जो हमारा चाचेरा है, चाचा है, और हम पान नहीं है, एक डिसाइड करो। दूसरा कि 1950 से 1968 में जब कांग्रेस ने बिल लाया था जेपीसी के आधार पे, तो वो पान के साथ जोड़ने की बात थी। रोहित और रोहिदास और रविदास को साथ जोड़ने की बात थी। भांग बसफोड़ और भांगड़ को डांगड़ को डोम के साथ जोड़ने की बात थी, धोबी को रजक के साथ जोड़ने की बात थी। अब 2012-2000 में सबको जोड़ दिया, हमें नहीं जोड़ा। जोड़ सकते थे। मेरी लड़ाई वो है कि हम जो 1950 से आपने मुझे फांसी पे रखा, वो मुझे वापस करो। अगर वो हमें वापस होता तो हमारे भी 200-300 आईएएस होते, हमारे समाज के हमारे भी हजारों दरोगा होते, प्रशासन में होते, हम भी एमएलए होते हैं, और हमारे लोग मेन स्ट्रीम में होते। मैं विशुद्ध अपनी जाति की बात फिलहाल कर रहा हूँ। मुझे जो रिजर्वेशन चाहिए था वो मैं वापस करूँगा, और उसी लिए हम पूरे बिहार में आंदोलन के निकले। आगे क्या रणनीति है? 2025 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल। आंदोलन जब होता है तो नेतृत्व पैदा होता है। जब हम राजनीति में नहीं जाएंगे तो हमें अधिकार कहाँ से मिलेगा? हमारे लोग सत्ता में जब तक नहीं बैठेंगे, सदन में नहीं जाएंगे, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? जितने भी आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन केजरीवाल का टीम आया, जेपी आंदोलन में ये सारे लिखने हैं लालू जी। तो हमारा ये है कि हमारा जो आंदोलन है हमारा नेतृत्व पैदा करेगा, और निश्चित रूप से जो हमारे जाति के लोग राजनीति नहीं कर पाए, ये आंदोलन भी विशुद्ध राजनीति का एक तरीका है। हम नेतृत्व को पैदा करेंगे, नेता पैदा करेंगे, और चुनाव भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे। क्या है मतलब, और क्या रोड मैप क्या है? सोशल रिफॉर्म कैसे आपको लगता है, जाति के नाम पर भेदभाव कैसे खत्म होगा, और खासकर जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ कैसे इन तमाम शोषित वंचित समाज को भागीदारी मिलेगी? देखिए, मेरी लड़ाई तो वहाँ तक पहुँचने की है। पहले वहाँ पहुँच तो जाए। अभी मैं बिल्कुल सेंट्रलाइज कर रहा हूँ अपने पावर सेंटर को कि हम अपने आप को कैसे ताकतवर बना सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम में हम आज तक नहीं पहुँच सके, वहाँ तक पहुँच जाए। मेरी लड़ाई भी वहाँ तक जाने की है। आपके समाज से कोई अभी एमएलए एमपी नहीं है? कभी नहीं हुए। लालू जी ने रविंद्र तांती जी को बनाया था, और फिर नीतीश जी ने उनको अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन बनाया, बस उतना ही। एक आदमी को टिकट नहीं। मैं 2019 में चिराग के खिलाफ में लड़ना चाहता था, आरजेडी टिकट फाइनल करके फिर नहीं दी। 2024 के एमपी चुनाव में मैं जमुई से लड़ना चाहता था, जमुई नहीं मिला। समस्तीपुर में मुझे कांग्रेस ले गई अंतिम पायदान तक, लेकिन नहीं मिला। लेकिन हमारे लोग उस कैपेबल भी नहीं हुए थे उस समय तक कि वो उसको अगर टिकट भी मिले तो लड़ सके चुनाव। शायद मैं इकलौता आदमी हूँ अभी भी बिहार में, लेकिन मैं लीडरशिप डेवलप करना चाहता हूँ। एमपी एमएलए बनना, नेता बनना, मेरा परसेप्शन ये है कि एमपी एमएलए बनना, नेता बनना और एमपी एमएलए बनना अंतर होता है। लेकिन मैं लीडरशिप डेवलप करना चाहता हूँ पूरे बिहार में अपने समाज के लोगों की। तो अखिल भारतीय पान महासंघ से अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्या सिस्टम है, कैसे? देखिए, अभी तो हम इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है पूरे बिहार में जिसकी शाखाएं पंचायत लेवल तक है। 35-38 जिला में, हम 30 जिला में बिल्कुल दुरुस्त है। और उसी का एक परिणाम था कि 2023 4 जून को चिलचिलाती धूप में हमने 40-50 हज़ार लोगों को सड़क पे उतार दिया था। और मैंने ये चैलेंज लिया था कि धूप में भी 52 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम आ सकते हैं, और आए। और मैं आपको बता देता हूँ, कहीं लिखिए इस बात को, कि हम जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे। ये मेरा पान समाज का आंदोलन। और अभी गांधी मैदान में कोई रैलियां नहीं करता, घबराता है, लेकिन पान समाज गांधी मैदान में रैली करेगा और एक एक कोना भर देंगे। अभी बड़ा बात लगता है। तो संसाधन कहाँ से जुटाएंगे जब आपका समाज इतना पिछड़ा है? वो एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, हमारा समाज गरीब है, मैं गरीब नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरा, जब आपको 20 समुद्र में एयर ड्रॉप कर दिया जाए ना, तो आप जीवन बचाने के लिए मगरमच्छ से भी लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हमारे समाज के लोगों को जब आरक्षण छीना गया, नीतीश कुमार जी ने, वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, वो जाते तो ये बच सकता था। ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, लड़कियों को निकाल दिया गया, ये पहली बार हुआ। वो दरोगा, पता नहीं क्या क्या बन गए, रेलवे अपॉइंटमेंट लेटर रद्द किया गया। हमारे बच्चों के पेट पे लात मारा है नीतीश सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ने। और जब आपकी जीवन और अस्तित्व की लड़ाई की बात हो ना, तो संसाधन हो जाते हैं। 80 लाख हम लोग हैं,
100 रुपया भी जमा कर लेंगे ना, मैं जिस दिन खाली अपना झोली फैला दूंगा तो पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए जाति जो जिन लोगों ने बनाई उसमें जाति रविदास जी ने इसीलिए कहा है कि जात जात में केलन के पास, जैसे केला का छिलका देखते हैं ना एक के बाद एक के बाद एक, या प्याज का छिलका जो देखते हैं, जातियां उस तरह से बनाई गई है। लेकिन एक जो समझ बढ़ी है खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, वो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है वहाँ खुद ही नहीं है, और वो अगर वहाँ है तो वो SC ST OBC के साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी जातिवाद है, और सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने जातिवाद बनाया है, जातिवाद की ऐसी टेक्निक है कि सबके नीचे एक न एक समाज है और सब किसी न किसी से कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। लेकिन एक सामाजिक समझ बढ़ी है, एक राजनीतिक समझ बढ़ी है, एक वैचारिक समझ भी बढ़ी है, और कम से कम जो क्रीमी जो पोस्ट है, खासकर जो नौकरी है, मीडिया है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, वहाँ पर एक जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनकी एकजुटता दिख रही है। जैसे जैसे उनमें पढ़ाई लिखाई आ रहा है वो एक दूसरे के साथ एकजुट हो रहे हैं और सोशली पॉलिटिकली एकजुट हो रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक दिन इस देश में जातिवाद भी हारेगा, और जाति के नाम पर जो शोषण है, जो कुव्यवस्था है, उससे भी लोग बाहर निकलेंगे। उसी कड़ी में पान समाज जो अभी हाशिए पर सबसे पीछे छूट गया है, उसकी लड़ाई IP गुप्ता लड़ रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि उस समाज को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो सोचिए जातिवाद एक ऐसी कुव्यवस्था है जिसमें हर कोई हर किसी से पीड़ित है और वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और हमारी कोशिश किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। हमारी कोशिश होती है कि जो भारत में जो जाति कुव्यवस्था है, जो वर्ण कुव्यवस्था है, उससे आपको रूबरू कराया जाए ताकि आप किसी भी तरह के जाति कुव्यवस्था से सावधान हो सके और बच सके। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।